नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम मित्रों। डागोर ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। इतिहास विभाग की तरफ से मैं अंकुर सिंह डागोर। चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, जहां हम लोगों ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे दोस्तों। हम सब लोगों ने कल की क्लास में एक बात जानी थी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मिस्र, मेसोपोटामिया, चाइना और सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता के कल हम लोगों ने मोटी मोटी जिन जिन चीज़ों की चर्चा की उसको हम वापस से फटाफट देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, ये इस बारे में बहुत सारे मत हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका टाइम पीरियड के बारे में भी हम लोग एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह पर आकर के हम जहाँ रुकते हैं उस जगह का नाम है कार्बन 14 पद्धति। कि कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका टाइम पीरियड है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। फिर हम लोगों ने बात की थी बीसी और एडी की, कि भाई बीसी किसे कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, एनी डोमिनी किसे कहते हैं, एडी किसे कहते हैं। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्व में कहाँ है, पश्चिम में कहाँ है, उत्तर में कहाँ है, दक्षिण में कहाँ है। पूर्व में कहाँ बताया हम लोगों ने आलमगीरपुर, पश्चिम में बताया हम लोगों ने सुतकागेंडोर, उत्तर में बताया हम लोगों ने मांडा और दक्षिण में बताया हम लोगों ने देमाबाद। फिर हम लोगों ने बात की थी कि चारों स्थल चारों नदियों के किनारे स्थित है। उत्तर में जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में जो देमाबाद है वो महाराष्ट्र की में है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे। पूरब का जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश मेरठ में। और पश्चिम में जो है सुतकागेंडोर बलूचिस्तान के अंतर्गत। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई किन किन स्थलों की खोज किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई। उससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट शहर थे मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, हड़प्पा रावी के किनारे, लोथल भोगबा के किनारे, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो स्थल थे वो कब प्राप्त हुए और उनके उत्खननकर्ता कौन थे। इनमें आपको 4-5 मोटे मोटे स्थल याद रखने हैं दोस्तों। एक तो आप लोगों को याद रखना है हड़प्पा। क्या याद रखना है? हड़प्पा आप लोगों को याद रखना है। एक याद रखना है आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। एक आपको याद रखना है लोथल और कालीबंगा। ये 2-4 जो स्थल हैं ये आपको याद रखने हैं, इनकी डेट याद रखनी है और इनका हमको उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया ये भी हमको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने अगली बात की थी अपनी कि भाई हड़प्पा काल के जो 5 विशालतम नगर हैं वो कौन कौन से हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 1947 तक 1947 तक भारत और पाकिस्तान ये दोनों एक ही प्रायद्वीप का हिस्सा थे, जिसे हम लोग भारतीय प्रायद्वीप बोलते थे। 1947 को यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हम हुए तो हम लोग जानते हैं कि अर्धरात्रि को भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन होता है। एक हिस्सा बना पाकिस्तान और एक हिस्सा जो हमारा पहले से था वो तो भारत था ही। क्लियर? उसमें हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे स्थल थे उनमें से ज़्यादातर स्थल कहाँ चले गए? पाकिस्तान की तरफ चले गए। अब हम पे दोबारा से एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि हम हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है उसको वापस से सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1947 के बाद में बहुत सारी मात्रा में व्यापक उत्खनन का खुदाई का कार्य भारतीयों के द्वारा किया गया, जिसमें 1947 के बाद में सर्वाधिक जो स्थल खोदे गए वो कहाँ पे खोदे गए? भारत के अंतर्गत खोदे गए। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 3 प्रायद्वीपों 3 देशों के अंतर्गत फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम लोगों ने बात की थी कि अफगानिस्तान में केवल इसके 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सूरतगुई। ये हमको याद हुआ, इतना सब लोगों को वापस से रिकॉल हो गया होगा। समझ सकता हूँ मैं आप लोगों की ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। क्लियर? तो हड़प्पाकालीन जो 5 विशालतम नगरों की हम लोग बात कर रहे थे उनमें पहला है मोहनजोदड़ो। पहला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनेडीवाल, चौथा धौलावीरा और 5वां है उनमें से राखीगढ़ी। क्लियर? अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। तीसरा सबसे बड़ा स्थल गनेडीवाल, चौथा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा और 5वां सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में, तो कौन सा होना चाहिए? बताओ, आंसर दो। कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल धौलावीरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धौलावीरा। तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा। और धौलावीरा के बाद अगला कौन सा है? राखीगढ़ी। क्लियर? आगे चलते हैं। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग विशेषताओं की बात करेंगे। क्लियर? अगर हम विशेषताओं की बात करें
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन विशेषताओं से ही हम पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को समझ सकते हैं। यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर आपका 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंतर्गत, ये कन्फर्म है दोस्तों। क्लियर, ये चीज हमको याद रखनी है। तो दोस्तों आप जो ये पीछे देख पा रहे हैं, यह है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, ये विशेषताएं हैं। क्लियर, एक एक पॉइंट पर हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, प्यार से चर्चा करेंगे, कहां से सवाल बनता है इस पर बात पर भी हम लोग बात करेंगे। पहली जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। आप सब लोगों को एक बात पता है कि 3 तरीके से सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। पहला कि सिंधु घाटी पहला इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि मानव ने पहली बार किससे अपने औजार बनाए। अगर सवाल इस तरीके से आता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पत्थर से। लेकिन मैं पूछूं सवाल बदल के कि मानव ने किस धातु से अपने औजार बनाए, उसका आंसर होगा तांबा। यानी कि सबसे पहली बार जिस धातु का मानव ने प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तांबा। आगे जाकर के हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और पत्थर इन दोनों का तो कार्य किया ही जा रहा था, लेकिन आगे जाकर के हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को साइंटिफिक नॉलेज था चीजों का। उन्होंने क्या किया, तांबा और टिन इन दोनों को एक फिक्स अनुपात लेकर के दोनों को आपस में मिला दिया और आपस में मिला करके एक नई धातु इजाद की, जिसे हम लोग जानते हैं कांसे के रूप में। किसके रूप में जानते हैं, कांसे के रूप में जानते हैं। तो क्या तांबा ज्यादा मजबूत होगा या कांसा ज्यादा मजबूत होगा? सही सी बात है, वाजिब सी, कि कांसा ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ हमको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों ने एक नई धातु इजाद की जिसे हम लोगों ने नाम दिया कांसा। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये हम सब लोगों को पता ही है। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत की पहली नगरीय क्रांति कौन सी कहलाती है, तो भारत की पहली नगरीय क्रांति है सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी कहलाएगी, 6वीं सदी ईसा पूर्व के अंतर्गत, जब भारत के अंतर्गत महाजनपदों की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्लियर। तीसरा है मित्रों व्यापार वाणिज्य को महत्व। हम सब लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अब विश्व की जो और अन्य 3 सभ्यताएं हैं, मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना की, इन तीनों सभ्यताओं से क्या थे, संबंध थे। और संबंध कैसे थे, व्यापारिक संबंध थे। यानी कि समुद्र के माध्यम से और स्थल मार्ग के माध्यम से, दोनों माध्यमों से व्यापार किया जाता होगा। कौन से काल के अंतर्गत, व्यापार सिंधु सभ्यता काल के अंतर्गत। आप सब लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो खाका है वो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा भाई क्या 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 किसे कैसे चीजें आ रही हैं सामने आप लोगों के। क्लियर। अगली जो हमारी विशेषता है वो है जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर जब यहाँ पर खुदाई की गई तो उस खुदाई के दौरान हमको दोस्तों कमाल की बात है कि यहाँ पर हमको एक भी हथियार प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका मतलब हुआ कि ये सभ्यता बहुत ज्यादा शांतिमूलक सभ्यता रही होगी। यहाँ के रहने वाले लोग एकदम चिल्ड होंगे, मजेदार होंगे, एकदम शांत अवस्था वाले होंगे। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या नहीं मिला, एक भी औजार देखने को नहीं मिलता। अगली विशेषता है यहाँ की समष्टिवादी विचारधारा। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये कैसे विचारधारा के थे, समष्टि विचारधारा के थे। इसका मतलब हुआ कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो ज्यादातर भवन हमको मिले हैं वो सारे के सारे भवन ऐसे भवन हैं जिनको पब्लिकली यूज किया जाता होगा। जैसे कि स्नानागार इतना बड़ा स्नानागार है, अब ऐसा तो है नहीं उसको एक आदमी यूज करे। इसका मतलब हुआ कि सब लोग हिल मिल करके एक साथ रह करके बहुत सारे कामों को अंजाम देते होंगे। ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी हमको हवन कुंड और वेदिकाएं मिली हैं। इसका मतलब हुआ कि सम्मिलित रूप से लोग यज्ञ भी करते होंगे और सम्मिलित रूप से यज्ञ करने के साथ साथ ये लोग, और एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ये लोग जितने सारे स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, उन सब लोगों को सम्मिलित रूप से यूज किया करते होंगे। इसका मतलब हुआ कि पर्सनल चीजें हमको यहां से कम मिली हैं और सार्वजनिक महत्व की चीजें हमको यहां से ज्यादा मिली हैं। अगला हम लोग बात कर चुके हैं धातु ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण। तो धातु ज्ञान की इनको नॉलेज थी। अगली विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है यहाँ की कृषि के क्षेत्र में अतिरेक उत्पादन। इस अतिरेक का उत्पादन का मतलब होता है मित्रों कि मानव, सबसे पहले जो मानव था, प्राचीन कालीन जो मानव था वो था बेसिकली आखेटक, शिकारी। रोज का खाना, रोज का शिकार करना और रोज का उसको खाना। कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। आज की हम लोग बात करते हैं, आज के हम लोग चिंता करते हैं। ये कौन सा मानव करता था, ये आदिकालीन मानव ऐसा किया करता था। 2 तरीके की थ्योरीज होती है हिस्ट्री के अंतर्गत। एक होती है सरप्लस थ्योरी
और एक होती है सबसिस्टेंस थ्योरी। दोनों क्या होती है इसको समझो। सरप्लस थ्योरी का मतलब होता है अधिशेष उत्पादन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप पूंजी का या आप अन्न का जमाव कर रहे हो, संग्रहण कर रहे हो, किसके लिए, कल के लिए, परसों के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। जबकि दूसरी तरफ सबसिस्टेंस थ्योरी के अंतर्गत आप रोज का पका रहे हो, रोज का खा रहे हो, रोज का शिकार कर रहे हो, यानी कि आज का बस देखना है, कल क्या होगा वो हम कल देखेंगे। क्लियर, ये हमारी है सबसिस्टेंस थ्योरी। तो बताओ इनमें से कौन सी थ्योरी के अंतर्गत डेवलपमेंट होगा, सरप्लस के अंतर्गत या सबसिस्टेंस के अंतर्गत? जो डेवलपमेंट होगा वो होगा सरप्लस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि मानव अपनी निजी आवश्यकताएं पूरी करने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें अपने पास में बचा करके रख रहा है, जिनसे वो भौतिक जो वस्तु हैं उनको वो खरीद सकता है, उनको वो ले सकता है। क्लियर, मान के चलो, उदाहरण से समझो इस चीज को। मेरे पास में 5 किलो अनाज है। कितना अनाज है? 5 किलो। तो मैं इस अनाज को बेचूंगा या खाऊंगा? वाजिब सी बात है, मैं इस अनाज को खाऊंगा। क्लियर, लेकिन मैं कहूं मेरे पास में 5000 बोरियां हैं अनाज की, तो मैं क्या करूंगा, मेरे खाने की चीजों को रख लूंगा और बाकी की जो बोरियां उसको बेच दूंगा। बदले में जितने सारी भौतिक चीजें होंगी जिनकी मुझे जरूरत होगी, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, मकान बना लूंगा। वाजिब सी बात है ना। तो यहां से क्या होगा, विकास होगा। किससे? सरप्लस थ्योरी से। सबसिस्टेंस से विकास नहीं होता। क्लियर। तो कृषि के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि उस समय जो लोग थे, आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी फसलों को उगाया करते थे। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है यहाँ की ग्रिड पैटर्न पर सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सड़कों का एक बहुत बढ़िया जाल बिछा हुआ था, और हम सब लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। किस तरीके से, वो देखो। आप सब लोगों ने शतरंज देखा है क्या? गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो क्या, जो वृद्ध जो लोग होते हैं वो शतरंज खेलते रहते हैं। उसकी कुछ कुछ आकृति इस टाइप की होती है। क्लियर, समझो इस बात को, आज समझ में आ जाएगा, परमानेंट आपके दिमाग में रहेगी ये चीज। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें। कैसे थी भाई? ये तो हो गई मेन सड़क आपकी, ये वाली। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्रवेश होता था, जो लोग प्रवेश करते थे, इधर कौन सी दिशा है मेरी? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इधर कौन सी दिशा है? पूरब। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रवेश द्वार था वो था पूरब दिशा की तरफ से। कहां से था? पूरब दिशा की तरफ से। अब देखो, प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। किस पर काट रही है? समकोण पर काट रही है, और 90 डिग्री का क्या बना रही है? कोण बना रही है। इसका मतलब हुआ कि यहां पे गलियां थी बीच में, वही मेन सड़क आ गई, ये वाली और ये वाली। यहां पर बीच में गलियां थी, इन गलियों के यहां पर मकान बने हुए हैं, यहां पर मकान बने हुए हैं। बहुत शानदार सिस्टमेटिक पैटर्न था। यहां पर मकान बने हुए हैं और फिर यहां पर भी मकान बने हुए हैं। क्लियर। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न था, इस पैटर्न के अंतर्गत हुआ क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके जो घर थे मकानों के, वो सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए थे। आज भी जयपुर के अंतर्गत जितनी सारी जो सड़कें बनी हुई हैं वो सबके आधार पर हैं, वो इसी ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। इसका नाम पर है, इसको हम लोग ग्रिड पैटर्न ही बोलते हैं, यानी कि ग्रिड का मतलब होता है जाल, और इसको हम लोग चेस बोर्ड पैटर्न ही बोलते हैं, शतरंज के आकार की। और इसका एक और नाम है ऑक्सफोर्ड पैटर्न। अगर सवाल पूछा जाए ऑक्सफोर्ड पैटर्न की सड़कें कहां पर मिली हैं, तो वो भी कहां पर मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ये बात हमको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर। ये इस तरीके से हमारी सड़कें थी यहां पर। और आप सब लोगों ने नाम सुना होगा मोरियां। घरों के अंतर्गत, गांवों के अंतर्गत मोरियां होती थी, जानते हो ना सब लोग। ये जो मोरियां थी, ये घरों के अंदर से निकलती थी और घरों से के अंदर से निकल करके छोटे नाले में मिल जाती थी। ये नाले बाहर जाकर के एक बड़े नाले के अंतर्गत मिल जाते थे। इसका मतलब हुआ कि नालियों का भी सिस्टम इनका बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित था। अगली विशेषता है इसकी मात्र सत्तात्मक समाज। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम लोगों ने खुदाई की, तो खुदाई के दौरान हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो मूर्तियां मिली हैं वो किसकी मिली हैं? महिला की मिली हैं। किसकी मिली हैं? महिला की। इसलिए हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था के लोग रहे होंगे, यानी कि समाज के अंतर्गत किसकी प्रधानता रही होगी? महिला की प्रधानता रही होगी। वर्तमान का जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि साहब हमारे घर में तो महिलाओं की चलती है ना। तो ऐसा नहीं है। बेसिक जो मोटा मोटा हम लोग देखें तो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है।
कारण क्या है, अगर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे पता चलता है कि लड़का और लड़की इन दोनों का संबंध कौन करेगा, पिता देखेगा, पिता ही संबंध करेगा, सारे के सारे काम पिता करेगा। लेकिन अगर लड़का और लड़की इन सब दोनों की शादी किस पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो सारी चीज़ें माता देखेगी। इसका मतलब वो समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक समाज है। इसका मतलब मोटा मोटा सा ये हुआ कि परिवार में किसकी चलती है, तो पिता की चलती है। इसलिए आज का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। पहले के ज़माने में माता की चली थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, इसलिए समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। हमने जाना कैसे, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ किसकी मिली है, महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। समझना है, बस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। आज की तारीख में अगर मैं आज की तारीख में से मान के चलो कि आज पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, क्लियर, नष्ट होगी नहीं, ऊपर वाला नहीं चाहे कि नष्ट हो जाए, लेकिन मान के चलो नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाने के बाद में हम लोग देखेंगे कि 1000-2000 साल के बाद में यहाँ पर एक नई सभ्यता का विकास हो जाएगा। क्लियर। ये जो नई सभ्यता है जब ये आएगी, यानी कि जब इसका विकास हो जाएगा हमारे ऊपर, जब ये लोग और सभ्यता आ जाएगी, ये लोग खुदाई करेंगे हमारी, क्या करेंगे, हमारी ये खुदाई करेंगे। और खुदाई में इन लोगों को ज्यादातर जो मंदिर प्राप्त होंगे वो किसके प्राप्त होंगे, बताओ मुझे, फीमेल्स के या मेल्स के। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो किसके हैं, देवियों के या देवताओं के, देवताओं के प्राप्त होंगे। किसके प्राप्त होंगे, देवताओं के। और फिर हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये समाज कैसा रहा होगा हमारा वाला, ये समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा होगा। क्लियर। तो समझ चुके होंगे कि मातृसत्तात्मक क्या है और पितृसत्तात्मक क्या है। अगर सत्ता पर माता का कब्जा है तो मातृसत्तात्मक, और पिता का कब्जा है तो पितृसत्तात्मक। अगला है लेख, गणना और माप की प्रतिष्ठा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी वाकई में एक लिपि थी, वाकई में एक लेख था। माप और गणना, इन दोनों चीज़ों से ये लोग परिचित थे। 16 की गुणांक में हमको बांट यहाँ पर देखने को मिले हैं। आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे, बहुत बार सवाल भी पूछा गया एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो बांट मिले हैं उनका पैमाना क्या है, उनका माप क्या है। तो 16 के गुणांक भार के अंतर्गत ये यहाँ पर हमको बांट देखने को मिलते हैं। दूसरी अगली विशेषता है इसकी, ऊंचाई पर गढ़ी और नगरों को बसाना। कारण क्या था ऊंचाई पर गढ़ी और नगरों को बसाने का? बेसिकली सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो नगर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कितने हिस्सों में बटे हुए हैं? 2 हिस्सों में। यानी कि हर नगर के 2 टीले हैं। हर नगर कितने टीले हैं? 2 टीले हैं। ये देखो ऐसे, एक टीला थोड़ी सी ऊंचाई पर बसा हुआ है और एक टीला थोड़ा सा नीचाई पर बसा हुआ है। याद रखना है, जो टीला ऊंचाई पर बसा हुआ है वो बेसिकली किसका हिस्सा है? ऐसा मानते हैं कि वो बेसिकली दुर्ग वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दुर्ग वाला हिस्सा है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित लोग रहते होंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर जन सामान्य रहता होगा। कहां पर? इस निचले टीले के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो इस पैटर्न पर हैं। 2 टीले हमेशा बने हुए हैं, एक ऊंचा टीला है, एक नीचा टीला है। ऊंचे टीला जो है उसमें प्रशासनिक वर्ग या राजा या अन्य महत्वपूर्ण जो लोग थे वो यहाँ पर रहते होंगे, और ये जो नीचा टीला है यहाँ पर जन सामान्य रहता होगा। क्लियर? इसको हम और आगे अच्छे से समझेंगे। अगर अब हम बात करेंगे नगर नियोजन की, तो योजनाबद्ध नगर निर्माण था। बिल्कुल, सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जैसा कि आप लोग इस तस्वीर के अंतर्गत देख पा रहे हैं, इस फोटो के अंतर्गत देख पा रहे हैं, ये कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप है मोहनजोदड़ो का, जिसकी राखलदास बनारसी साहब खुदाई कर रहे थे। और बाद में जाकर के इस पूरी की पूरी सभ्यता का पता चला। ये विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, ये भी स्नानागार है जहां पर ये जो सीढ़ियां हैं नीचे की तरफ आ रही हैं। क्लियर? हर घर के अंतर्गत चबूतरा था, आंगन व्यवस्था थी पूरी की पूरी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नगर नियोजन की। सामाजिक जीवन के अंतर्गत ये जो पीछे की स्लाइड्स में आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो गले के आभूषण हैं, हार हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था। और ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष और महिला दोनों जो लोग थे वो आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। केवल महिला ही आभूषण नहीं पहनती थी, अपितु पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। क्लियर? धार्मिक जीवन के अंतर्गत अगर हम बात करें, अभी हम लोग इससे आगे जब चलेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई हमको एक मोहर पर एक बंदा बैठा हुआ मिला है योगी की आकृति में,
और ये जो बंदा है ये एकदम नग्न अवस्था में है, इसके ऊपर त्रिशूल की जैसा कुछ बना हुआ है और इसके दोनों तरफ हमको जानवर देखने को मिलते हैं। क्लियर? इस पर हम लोग बात करेंगे भाई कौन कौन से जानवर दाईं तरफ हैं और कौन कौन से जानवर बाईं तरफ। अभी हमको याद रखना है कि ये मोहनजोदड़ो से हमको एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर हमको एक योगी का फोटो मिला है। किसका मतलब फोटो मिला है? योगी का। और जॉन मार्शल साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो योगी है ये बेसिकली कौन हो सकता है? ये शिव का फोटो हो सकता है और उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटो शिव या आद्य शिव। पूछा गया सवाल है कि इसके अंतर्गत जो ये योगी मिला है, इस योगी का समीकरण किससे बैठाया गया है? तो जॉन मार्शल ने बैठाया किससे? आधुनिक शिव से। क्योंकि शिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि शिव जो है वो योगी पुरुष माने जाते हैं, हिमालय पर तपस्या करते हैं, ऊपर से गंगा निकल रही है, वही पैटर्न है पूरा का पूरा, नग्न अवस्था के अंतर्गत हैं, जंगली जानवर उनके आसपास रहते हैं, बैल और वो सारी चीज़ें। क्लियर? तो मार्शल साहब ने ये जो मोहर थी इस पर जो कुछ भी मिला उसको क्या मान लिया? इसको मान लिया प्रोटो शिव। क्लियर? ये बात हमको याद रखनी है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बेसिकली कैसे थे? वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। आगे चलते इस पर हम लोग बात करेंगे। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो हमको प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। ये यहाँ की कुछ कलाकृतियाँ हैं। यहाँ के जो मृदभांड हैं वो किस किस तरीके से रहे होंगे। ये पीतल की एक इक्का गाड़ी है हमको जो मिली है। ये इस टाइप की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ये हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आप ये चित्रांकन देख रहे हैं, ये कुकुद मान वृषभ कुबड़ वाले सांड की फोटो यहाँ पर बनी हुई, हम लोग बात करेंगे आगे जा करके। क्लियर? अभी सिर्फ फोटोज के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने सुव्यवस्थित रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके से अपनी सभ्यता को बसाया होगा। और मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कब की है? आज से लगभग 5000 साल पहले की। तो सोचो कि आज से 5000 साल पहले ये लोग या इन लोगों की सभ्यता कहां पर खड़ी हुई थी, कहां पर स्टैंड करती थी। अब हम एक एक चीज को आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। नगर नियोजन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नगर नियोजन की। अगर हम नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा था पूर्वी हिस्सा, एक हिस्सा था पश्चिमी हिस्सा। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें तो पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में। ये जो पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिम का जो भाग था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर था और पूरब वाला भाग थोड़ा सा निचाई पर था। यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई में गढ़ी और नगरों को बसाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे नगर थे वो सारे के सारे नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए हैं। तो कभी भी नदियों का पानी जो है अपना मार्ग चेंज कर सकता है या वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, ये एक मूल कारण रहा होगा। इसलिए इन लोगों ने ऊंचाई पर अपने अपने जो नगर थे उनको बसाया होगा। लेकिन याद क्या रखना है यहाँ पर कि पश्चिम वाला जो भाग है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है और पूरब वाला जो भाग है वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पश्चिमी भाग को दुर्गीकृत किया गया है। चारों तरफ से रक्षा प्राचीर हमको देखने को मिलती है। कहां पर? पश्चिमी टीले पर। इसका मतलब हम जान सकते हैं, जबकि पूर्वी टीले जो है ज्यादातर वो क्या है? अदुर्गीकृत हैं, उन पर कोई रक्षा प्राचीर हमको देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब हुआ कि पश्चिमी टीले के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे और पूर्वी टीले के ऊपर जन सामान्य या आम आदमी रहता होगा। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि पश्चिमी टीला जो कि ऊपरी नगर भी है, यह यहाँ पर सबसे ज्यादा हमको सार्वजनिक महत्व के भवन मिले हैं और प्रशासनिक वर्ग जो था पूरा का पूरा वो कहाँ रहता होगा? इस पश्चिमी टीले के ऊपर रहता होगा जो कि ऊंचाई पर स्थित था। और पूर्वी टीला जो कि थोड़ा सा निचला है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत आवास हमको मिले तो जन सामान्य वर्ग कहाँ रहता होगा? पूर्वी टीले के ऊपर रहता होगा। ये मोहनजोदड़ो की बसावट का चित्रांकन है कि मोहनजोदड़ो के सभ्यता के लोग किस तरीके से बसे हुए थे। क्लियर? अभी हमको सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि गढ़ी और नगर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने खुद को बांट रखा था। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सवाल पूछे गए एग्जाम में बहुत बार, वो हम लोगों को ध्यान रखने। क्लियर? हम लोग बात कर रहे हैं नगर नियोजन। किसकी बात कर रहे हैं? नगर नियोजन की। यहां पर हमको 5-6 फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है? हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो पश्चिमी टीला है, ये जो पश्चिमी टीला है ये क्या है?
दुर्गीकृत है, इसके ऊपर एक बाउंड्री बनी हुई है, रक्षा प्राचीर बनी हुई है। पूर्वी जो भाग है उस पर कोई भी हमको रक्षा प्राचीर नहीं मिलती। लेकिन जब हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के और अन्य स्थलों को खोजा तो हम लोगों ने पाया कि लोथल एक जगह है गुजरात के अंतर्गत, और सुरकोतड़ा ये भी गुजरात के अंतर्गत है। इन लोथल और सुरकोतड़ा, इन दोनों के जो टीले हैं पूर्वी और पश्चिमी, ये दोनों के दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की कि अधिकतर जो स्थल हैं उनमें केवल पश्चिमी भाग वाला दुर्गीकृत है, पूर्वी भाग वाला दुर्गीकृत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जब हम लोगों ने और ज्यादा खुदाई की तो पाया कि लोथल और सुरकोतड़ा, इन दोनों के जो नगर और गढ़ी हमको प्राप्त हुई हैं जनसामान्य की और दुर्ग की, वो दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमको दोनों के दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं, तो याद रखना है लोथल से और सुरकोतड़ा से। क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम चलें। अभी हम लोगों ने बात की कि केवल और केवल एक ही भाग दुर्गीकृत था पश्चिमी हिस्से वाला, लेकिन जब हम लोगों ने कालीबंगा की खुदाई की, कहां की खुदाई की, कालीबंगा की, तो हम लोगों ने पाया कि कालीबंगा के दोनों जो हिस्से हैं पूर्वी और पश्चिमी, दोनों के दोनों क्या हैं, दुर्गीकृत हैं। यानी कि दोनों के ऊपर रक्षा प्राचीर बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से हमको दोनों टीलों के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य मिला है। अगर सवाल इस तरीके का पूछा जाए तो राइट आंसर क्या है हमारा, कालीबंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने सारे स्थल हैं वो सारे स्थल दो भागों में हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है, रक्षा प्राचीर बनी हुई है, पूरी भाग दुर्गीकृत नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों ने धौलावीरा की खुदाई की, कहां की खुदाई की, धौलावीरा की, तो धौलावीरा हमको 2 नहीं 3 खंडों के अंतर्गत मिला। कितने खंडों के अंतर्गत मिला, 3 खंडों के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे स्थल हैं वो सारे स्थल 2 भागों में बटे हुए हैं। एकमात्र स्थल ऐसा है जो 3 भागों के अंतर्गत बटा हुआ है। कौन कौन सा, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य का नगर, गढ़ी, दुर्ग और मध्यमा, इन 3 भागों के अंतर्गत बटा हुआ था कौन, धौलावीरा। याद रखना है, लाखों बार सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो कौन सा है, धौलावीरा। क्लियर। इस तरीके से बटा हुआ था, जिसमें बीच वाला जो हिस्सा था यहां पर प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते होंगे इस मध्यमा क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि ऑक्सफोर्ड पैटर्न पर आधारित सड़कें हैं, 90 डिग्री पर काट रही हैं एक दूसरे को। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सड़क का निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है, मिट्टी से। एक जगह है बनवाली हरियाणा में, जहां पर हमको सड़क पर गाड़ी की पहियों के निशान मिले हैं। सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पर सड़क पर हमको गाड़ी की पहियों के निशान मिले हैं, तो वो कौन सा है, बनवाली हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। देखो दोस्तों, हुआ क्या था, जब ये बात मैं बताता हूं कि सड़क पर गाड़ी की पहियों के निशान मिले हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सब आज से 5000 साल पहले की बात है, ये कैसा पॉसिबल है। तो ऐसा हुआ होगा कि जब ये सड़क बनाई जा रही होगी तो ये सड़क पर जब निर्माण कार्य किया जा रहा होगा उसी समय पर किसी बंदे ने अपनी बैलगाड़ी को आगे की तरफ निकाला होगा। उसके जब सड़क बन रही होती है और आप उस पर अपने पैर रख देते हो या अपनी साइकिल निकाल देते हो तो उस पर क्या बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है। तो बैलों के खुरों के निशान और बैलगाड़ी की पहियों के निशान ये हमको देखने को मिले कहां से, बनवाली हरियाणा से। क्लियर। अगर हम भवन निर्माण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जितने सारे भवन थे उन सारे भवनों के का जो पैटर्न था वो तो ये था कि हर भवन के अंतर्गत एक आंगन होता था। क्या होता था, आंगन। आंगन के पास में रसोई घर और शौचालय, ये दोनों के दोनों बने होते। और ज्यादातर घरों के अंतर्गत हमको कुआं देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, कुआं देखने को मिला है। और लगभग 2 मंजिल, 1 मंजिल से 2 मंजिल तक के मकान हुआ करते थे। क्लियर। ज्यादातर जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। केवल और केवल कालीबंगा के जो मकान हैं वो हमको कच्ची ईंटों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट टॉपिक वो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि बहुतायत मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अगर सवाल पूछा जाए कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किसके द्वारा बने होते थे, कच्ची मिट्टी, पक्की ईंट, कच्ची ईंट, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पक्की ईंटों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। क्लियर। आगे हम बात करें
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमको जितने सारे मकान प्राप्त हुए वो सब कैसी अवस्था में प्राप्त हुए? कच्ची ईंटों के हमको ज्यादातर मकान प्राप्त हुए हैं। पूछा गया सवाल है लाखों बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहां के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? कालीबंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है कि कालीबंगा से कच्ची ईंटों के तो मकान बने, हमने मान लिया, लेकिन पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी जो फर्श है वो कैसी है? अलंकृत ईंटों से बनी हुई है। याद रखना है, पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र जगह ऐसी है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है, जहां का जो फर्श है, नीचे का जो फर्श है वो उन ईंटों से बना हुआ है जिनके ऊपर नक्काशी की गई है, अलंकृत ईंटें की गई। ये बात हमको याद रखनी है। न जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, और वो कैसे है उस पर हम लोग बात करते हैं अभी। ये घर बने हुए हैं, ये बीच में गलियां है, ये मेन रोड है। यहां पर वही पैटर्न, वही घर बने हुए हैं, बीच में गलियां हैं। याद क्या रखना है कि हर घर की जो कचरा था वो मोरियों के रूप में छोटी नालियों से मिलता था। किससे मिलता था? छोटी नालियों से। ये छोटी नालियां आगे जाकर के बड़े नाले के अंतर्गत मिल जाया करती थी। एक बहुत सुव्यवस्थित पैटर्न हमको देखने को मिलता है आज से 5000 साल पहले। आज भी आपको ऐसी नालियां नहीं मिलेंगी हिंदुस्तान के अंतर्गत, जो नालियां हमको आज से 5000 साल पहले देखने को मिल रही हैं। सोचो, घर से छोटी मोरी आएगी, वो छोटे नाले में मिल जाएगी, ये छोटा नाला आगे जाकर के बड़े नाले में मिल जाएगा, और इस पानी को इस तरीके से आगे तक भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि बीच बीच में, आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं, बीच बीच में सोक पिट्स बना रखे थे। क्या बना रखे थे बीच बीच में? सोक पिट्स। ये लोग करते क्या थे कि यहां पर एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। क्या रख दिया? मिट्टी का कोई घड़ा रख दिया, उसमें छेद कर दिया। क्या कर दिया? उसमें छेद। उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पानी है, पानी तो उन छेदों से होकर के बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो जो कचरा है जो उस नाली के साथ में आ रहा है, वो कचरा वहां पर जम जाएगा। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद वो जो चैम्बर है उसको हटाया, और चैम्बर हटा करके वो जो सोक पिट्स हैं उनमें से वो कचरा बाहर निकाल दिया। ये भी इन लोगों की सोच थी। तो कितनी विशिष्ट और मौलिक सोच इनकी आज से 5000 साल पहले थी, ये बात हम आज समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नालियों से एक सवाल पूछा गया है कि लकड़ियों से निर्मित एकमात्र नाली कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, पटवारी या पुलिस के एग्जाम में, या किसी अन्य एग्जाम के अंतर्गत सवाल पूछा जा सकता है कि एकमात्र नाली का अवशेष कहां मिला है? तो कालीबंगा के अंतर्गत हमको एकमात्र लकड़ी की नाली का अवशेष देखने को मिलता है। क्लियर? ये हम बात कर रहे थे नगर नियोजन की। आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की। किसकी बात करें हम? आर्थिक जीवन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों पर निर्भर था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे? बिल्कुल करते थे। बहुत सारी फसलों के लोग उपजाते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे? बिल्कुल करते थे। अब यहां से हमको एक भूल हो जाती है, हमसे एक गलती हो जाती है। और गलती क्या होती है? हम सब लोग ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता और संस्कृति थी, जो कि व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी। अब यहां से बहुत बार एक सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार क्या था? उसमें ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, और चौथा दिया होगा उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण आधार था वो क्या था? कृषि था, व्यापार नहीं। अगर व्यापार ऑप्शन में हो तो उसे हटा देना। राइट आंसर क्या है? कृषि। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था उसका मुख्य पहलू क्या था, तो वो था कृषि। यहाँ के लोग अगर उपज की बात करें क्या क्या चीजें उगाते थे, तो गेहूं, जौ, तिल, मटर, राई, खजूर, क्या? खजूर, तरबूज, बाजरा, चावल और कपास उगाते थे। कपास की अगर मैं बात करूं तो कपास उगाने का श्रेय पूरे विश्व के अंतर्गत अगर किसी सभ्यता को है तो वो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कपास पूरे के पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस थी कि
कपास को ये लोग बोलते थे सिंडस। क्या बोलते थे कपास को? ये लोग बोलते थे सिंडस। सिंधु के पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसका नाम कपास है। इस कपास को लोग क्या बोलते थे? सिंडस नाम इनके द्वारा दिया गया। क्लियर? ये सारी की सारी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाया करते थे। आज भी हम लोग अमूमन यही फसल उगाते हैं। ऐसा तो है नहीं हम लोगों ने कोई नई फसल का आविष्कार कर लिया हो। आज से 5000 साल पहले इन लोगों ने उगा ली, आज हम उगा रहे हैं। हम लोगों ने नया क्या किया? कुछ भी नहीं। हम सब लोग इसी की तो देन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो फसलें की गई थी आज भी वही फसल उगाई जा रही हैं। अगर हम मुख्य खाद्यान्न की बात करें, सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मुख्य खाद्यान्न था वो कौन सा था? गेहूं और जौ। ये हमको याद रखना है। यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या खाते थे? गेहूं और जौ खाते थे। ये भी इसी के अंतर्गत शामिल है। बाजरा, सरसों, चावल, कपास। ठीक है। अगली हम बात करें, अगर कुछ पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से उन्नत किस्म का जौ मिला है? तो उन्नत किस्म का जो जौ मिला है वो मिला है बनवाली, हरियाणा से। कहां से मिला है? बनवाली, हरियाणा से। क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण शिल्प की अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण शिल्प कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण शिल्प था इनका, शिल्प मतलब कार्य, उद्योग धंधा। सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग धंधा कौन सा था? वो था मन के निर्माण का। और मन के निर्माण का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो था चरहूदड़ो, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने जो बात की आर्थिक और सामाजिक जीवन के ऊपर और यहाँ से बनने वाले सवालों के ऊपर, आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, उस सबको आप लोग अच्छे तरीके से देखें, समझें और महसूस करें कि आज से 5000 साल पहले भी ये लोग कितनी उन्नत और विकसित अवस्था के अंतर्गत खुद को रोके हुए थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।